बच्चों, आपने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ रखा है क्लास 6th और 7th में। आज हम चैप्टर 2 करेंगे क्लास 8 का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो इतने छोटे होते हैं जिन्हें आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। फिर आप सोचेंगे कि फिर जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते उन्हें कैसे देख सकते हैं, तो उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। इसी वजह से इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इस लेसन को, और उसके बाद हम इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं लास्ट में हम उसको भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। कई बार आपने देखा होगा कि रेनी सीज़न में कोई अगर मॉइस्ट रोटी है या ब्रेड है तो वो अपने आप से सड़ने लगता है, और इसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर सफ़ेद काले धब्बे आ जाते हैं। इन ब्रेड के टुकड़ों को अगर आप किसी मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस की अगर हेल्प से देखेंगे तो आपको कई काले कलर के यहाँ पर छोटे छोटे आपको वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। क्या आप जानते हो कि ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं? चलो आगे हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले बता दूँ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें कि माइक्रोब्स भी कहा जाता है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट बी सीन with the unaided eye. They can be seen only with the magnifying glass or microscope. तो ऐसे छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जिन्हें आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते, और उन्हें देखने के लिए आपको या तो मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर माइक्रोस्कोप का, तो उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। कभी कभी ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, यानी कि सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, और कभी कभी ये मल्टीसेलुलर यानी बहुत सारी सेल के यानी बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनीज। तो ये कभी कभी बिल्कुल अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं और कभी कभी कॉलोनीज बनाकर एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट लाइक आइस कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, मार्शी लैंड्स एट्सेट्रा। They are also found inside the bodies of other organisms. बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। जैसे कि बहुत ही ठंडी अगर वेदर है, आइस कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ भी वो पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग है, वहाँ भी पाए जाते हैं। डेजर्ट हो या फिर मार्शी लैंड हो, ये हर जगह पाए जाते हैं। इवन कि ये हमारी बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं, और एनिमल की बॉडीज़ के अंदर भी ये पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? कहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित रहते हैं? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम algae एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज algae एंड फंजाई। तो बच्चों, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल होते हैं यानी कि एक कोशिका से बने होते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि बैक्टीरिया या फिर algae और प्रोटोजोआ। और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कि algae और फंजाई, कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। तो ये किसी भी तरह के क्लाइमेट में पाए जा सकते हैं, चाहे वो मौसम कैसा भी हो। ये तो बहुत ही आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी, या फिर बहुत गर्मी है वहाँ भी पाए जाते हैं, डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, और जो कोई मार्शी लैंड से कीचड़ भरा दलदली भरा ज़मीन है वहाँ भी वो पाए जाते हैं। इवन ये पाए जाते हैं इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन। आपकी हमारी बॉडी में भी ये पाए जाते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ग्रो करते हैं कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, और वो एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ही फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा कैन लिव अलोन वाइल फंगाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। तो जो अमीबा होता है वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन फंगी और बैक्टीरिया हमेशा कॉलोनी बनाकर ही एग्जिस्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो टाइप्स, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर बैक्टीरिया, फंगई, algae एंड प्रोटोजोअन्स। ये 4 मेन टाइप्स हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं ना, ये 4 जो मेन टाइप्स हैं उसमें बांटा गया है सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो पहला यानी कि बैक्टीरिया, जिसे कि जीवाणु भी कहा जाता है।
तो बैक्टीरिया जो होता है ना जीवाणु, और दूसरा जो फंगे जिसे कि कवक बोला जाता है, तीसरा है प्रोटोजोआ, और चौथा जो है वो है शैवाल। तो आगे चलते हैं हम और इसके बारे में एक एक करके जानते हैं कि ये क्या है। इसके अलावा जो वायरस होते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन वो किसी जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे बहुत अलग होते हैं। वो केवल क्या होता है, जो पैरासाइट होते हैं उसी में वो वृद्धि करते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट या फिर एनिमल सेल में कहीं भी ग्रोथ कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि कुछ ऐसे सिंपल डिजीज़ होते हैं जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा और या फिर खांसी भी होती है, वो सिंपल वायरस के द्वारा होते हैं। और कुछ ऐसे जो विशेष तरह के रोग होते हैं जैसे कि पोलियो है, खसरा है, ये सारे वायरस के द्वारा होते हैं। इसके अलावा मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, और टाइफाइड यानी कि आपने और टाइफाइड और टीबी का नाम सुना होगा, जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पे जान लो कि जो 4 मेन टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, algae एंड प्रोटोजोअन्स। सो वायरसेस आर आल्सो कंसीडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर डिफरेंट फ्रॉम other microorganisms because they reproduce only in the body of host organism like bacteria, plants or animals. algae के एग्जाम्पल हैं क्लाइमेडोमोनास, पायरोगायरा एट्सेट्रा। फंगई के एग्जाम्पल हैं ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजीलियस एट्सेट्रा। प्रोटोजोअन के एग्जाम्पल हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे कैटेगरी वाइज करेंगे तो हमने देखा कि हमने 4 टाइप्स बना लिया। रूट्स ऑफ एक्सपोजर, इंजेक्शन, इंजेक्शन एंड इनहेलेशन। बच्चों ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये है वायरस का स्ट्रक्चर यानी कि विषाणु। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारे साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं। तो चलिए, अब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ इसमें हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत लाभदायक है, और कुछ जो है ना हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। जैसे कुछ जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे बॉडी में, अब आप सोचेंगे कि ये लाभदायक और हानिकारक दोनों कैसे हो सकते हैं। यानी कि जैसा कि हमारा लेसन का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, तो ये हमारे दोस्त हो सकते हैं या फिर हमारे दुश्मन हो सकते हैं। ये दोनों कैसे हो सकते हैं, तो चलो हम अब जानेंगे कि किस तरह से ये हमारे फ्रेंड और फो दोनों का रोल प्ले करते हैं। तो हमारे लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो पहला रोल क्या है, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपने सुना होगा दही बनाने के लिए या फिर ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। और बच्चों पहले प्राचीन काल में क्या होता था, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे जिसका उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता था। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर यानी पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी ये उपयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो जितने भी कार्बनिक वेस्ट होते हैं जैसे कि सब्जियों के छिलके या फिर कोई एनिमल वेस्ट, ये सारी चीज़ें जो होती है, इन सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। और इससे क्या होता है कि ये जो होते हैं बहुत ही कोई भी हार्मलेस चीज़ नहीं बनाते और बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प कर देते हैं। और इवन जो मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी को भी ये बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम सुना होगा, वो भी इनके ही कारण होता है। तो हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, यूज़फुल होते हैं। तो जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर एंड इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. Microorganisms help in fixing atmospheric nitrogen into nitrogen compounds in the soil and increases the fertility of the soil. Microorganisms are used for making curd from milk, for making cheese, pickles, bread, cake, pastries, alcohol, wine, vinegar यानी कि एसिटिक एसिड विनेगर को कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे यूजेस होते हैं और इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग मेडिसिन्स।
पहला एग्जाम्पल देती हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ किया जाता है मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपकी मम्मी रात में थोड़ा सा 1-2 चम्मच कर्ड का लेकर दूध में डाल देती है और पूरा सुबह जब आप देखते हैं तो वो पूरा दूध जो होता है वो दही में कन्वर्ट हो गया होता है। तो अब ये कैसे होता है, आप इस बारे में ज़रा सा सोचो। एक बैक्टीरियम है दैट इज़ कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है मिल्क के अंदर। जब वो उसको वार्म टेम्परेचर मिलता है वो रिप्रोड्यूस करता है और हेल्प करता है कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। नेक्स्ट है मेकिंग ब्रेड। फंगस जिसे कि ईस्ट कहा जाता है वो प्रोड्यूस करता है फ्लोर जो होता है आपका डो जो तैयार किया जाता है आटे का, उसके अंदर वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। और अपने जब वो रिप्रोड्यूस करता है उस बीच में वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से क्या होता है डो के अंदर बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी वो बन जाता है, जिससे कि ब्रेड, केक और बिस्कुट्स या फिर पेस्ट्री बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला यूज़ है मेकिंग अल्कोहल। तो जो फंगस होते हैं जिन्हें कि ईस्ट कहा जाता है, उसको जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो शुगर सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। मेकिंग मेडिसिन्स। सो some microorganisms also helps in medicine. Some bacteria and fungi are used to make medicine which kill or stop the growth of disease causing microorganisms. So ऐसे मेडिसिन वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। अब बात कर लेते हैं कुछ एनिमल जो टॉक्सिक होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रेंडली नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं, हमें बीमारियां देते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर आपको बता दूँ, जो मेडिसिनल यूज़ होता है ना, जब कभी आप बीमार पड़ते हो और डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते होंगे या फिर कोई ऐसी एंटीबायोटिक की गोली या कैप्सूल देते हैं, तो इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इन कैप्सूल्स के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो आपकी बॉडी में जाता है और जो आपके बॉडी में जो डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे फाइट करता है, और फाइट करने के बाद उसको वो ख़त्म कर देता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे हो जिसे कि एंटीबायोटिक कहा जाता है, जिसके एग्जांपल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये सब कुछ कॉमन नाम है जो आप मार्केट में जिस नाम से इसे खरीदते हैं। बच्चों 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार बैक्टीरिया के जो जितने भी डिजीज़ होते हैं उससे बचाव के लिए उन्होंने अचानक से एक तस्तरी रखी थी, उस पर हरे रंग की छोटी छोटी उन्होंने फफूंद जैसे छोटे छोटे बीजाणु को देखा। उन्होंने देखा कि ये फफूंद जो होती है वो बैक्टीरिया की जो डेवलपमेंट है उसको रोकते हैं। तो इस फैक्ट से उन्होंने पाया कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फफूंद के द्वारा मारे गए हैं, और इस प्रकार जो फफूंद है उससे उन्होंने पेनिसिलिन बनाई। कई सारे ऐसे जो एनिमल के फूड होते हैं उसमें भी एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, एनिमल्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो संचरण होता है उसको रोकना होता है। तो ऐसे एंटीबायोटिक का उपयोग कुछ पौधों के डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए, डॉक्टर की सलाह पर ही कोई एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, और जब भी आप एंटीबायोटिक लें तो उसका कोर्स ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि यदि आपको एंटीबायोटिक उस समय तक लेंगे जब तक उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी, तब वो उतनी जो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप अनावश्यक रूप से कोई एंटीबायोटिक अपने बॉडी में लेते हो तो क्या होता है कि आपके जो यूज़फुल बैक्टीरिया है वो उसको नष्ट कर देती है। तो सर्दी जुकाम या फिर फ्लू में एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये रोग क्या होता है, वायरस से काउज किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। बच्चों इसके अलावा एक और चीज़ है वैक्सीन, यानी कि टीका। आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको टीका लगाया जाता है। पहेली के मन में भी एक सवाल आ रहा है कि क्यों बच्चों को टीका लगाया जाता है। तो जब कोई ऐसी जो बीमारी काउज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे बॉडी को कुछ एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है, यानी प्रतिरक्षी जो है ना हमारी बॉडी उत्पन्न करता है। शरीर को ये भी याद रहता है कि ये
जो सूक्ष्म जीव है अगर हमारे बॉडी में वापस से एंटर करता है तो उसे किस तरह से उससे लड़ना है, उससे फाइट करना है। तो किसी भी डेड या फिर निष्क्रिय जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो एक्टिव नहीं, इनएक्टिव है, उसको हेल्दी बॉडी में अगर एंटर कराया जाए तो बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसी के अनुसार लड़ने की जो एंटीबॉडीज़ है वो पैदा करते हैं, और पैदा करके वो जो डिजीज़ काउजिंग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो रहे हैं उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ है हमारे बॉडी में हमेशा के लिए बनी रहती है, तथा जितने भी डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उससे हमारी बॉडी की सुरक्षा होती रहती है। तो इस प्रकार का जो टीका है, जो वैक्सीन का काम करता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ थे, आपने नाम सुना होगा हैजा, टीबी, चेचक यानी कि चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, बहुत सारी ऐसी बीमारियों को वैक्सीन के द्वारा रोका जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए यहाँ पर चिकन पॉक्स के लिए उन्होंने 1798 में वैक्सीन को खोजा था। आपको भी अपने बचपन में बहुत सारे ऐसे वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आपको ऐसे डिजीज़ की कोई लिस्ट तैयार कर सकते हो जिसके लिए आपके मम्मी पापा ने आपको वैक्सीन दिलवाया हो? आप चाहो तो उनसे हेल्प ले सकते हो। और किस तरह की वैक्सीन आपको बचपन में उन्होंने डलवाई है, शायद आपने सुना होगा बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए। आपने आए दिन टेलीविज़न, न्यूज़पेपर में ऐड देखा होगा पल्स पोलियो का, कि पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाता है। तो दरअसल पोलियो भी क्या है, एक तरह का वैक्सीन है। चिकन पॉक्स के अगेंस्ट जो है एक वर्ल्ड वाइड अभियान चलाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, वर्ल्ड के अधिकांश भाग जो है ना चिकन पॉक्स से मुक्त हो गए हैं, पोलियो मुक्त हो गए हैं। तो आजकल ऐसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टीके का उत्पादन बड़े स्तर पे किया जा रहा है, जिसमें कि मनुष्य और अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। बच्चों, कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन अलगी का नाम आपने सुना होगा, जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं रूट्स में। जो जितने भी नाइट्रोजन होते हैं, जो मिट्टी के द्वारा नाइट्रोजन का डेवलपमेंट किया जाता है और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जाता है। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अपने स्कूल में या फिर अपने गार्डन में कई सारी जगह आपने देखा होगा कि पत्तियों को, फल को इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, और जब वो भर जाता है तो फिर क्या किया जाता है, उसे ढक दिया जाता है, ताकि ये जो होते हैं ये मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि खाद बन जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है, नेचर भी प्योरीफाई होता है और इस तरह से नेचुरल मैन्यूर भी तैयार हो जाता है। जो कि मैन्यूर होता है, आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा होगा मैन्यूर के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे मैन्यूर। तो इस तरह से मैन्यूर तैयार किया जाता है, जिसको कंपोस्ट प्रोसेस भी कहा जाता है। सो यहाँ डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक microorganisms cause disease in plants like rice, wheat, potato, sugarcane, apple, orange, etc. So these diseases reduced crop yield that can be controlled by using chemicals which kill the microbes. बच्चों, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जैसे कि प्लांट है, वीट का प्लांट है, राइस का क्रॉप है या प्लांट है, पोटैटो है, शुगर केन है, इसमें डिजीज़ काउज करते हैं। जैसे आपने ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, इस तरह का जो यहाँ पर एक डायग्राम बन गया है, ये क्या है, ये इसको नष्ट कर देते हैं, ये इसको स्पॉइल कर देते हैं, पूरी फसल को ये स्पॉइल कर रहे हैं। तो ये जो होता है, ये डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि कंट्रोल किए जाते हैं केमिकल्स के द्वारा। तो ऐसे डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ जो काउज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। आपने चिकन पॉक्स का नाम सुना होगा। चिकन पॉक्स काउज किया जाता है वायरस से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, एयर और कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। पोलियो जो कि काउज किया जाता है वायरस के द्वारा, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड वाटर। मीजल्स जो कि काउज किया जाता है वायरस के द्वारा, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। हेपेटाइटिस बी caused by virus and mode of transmission is water. Tuberculosis caused by bacteria and mode of transmission is air.
टाइफॉइड caused by bacteria and transmitted by water. Cholera caused by bacteria and mode of transmission is water or food. Malaria caused by protozoa and the mode of transmission is mosquito. So some common plant disease caused by microorganisms. बच्चों कुछ ऐसे plant disease जैसे आपने नाम सुना होगा सिट्रस कैंकर, जो कि काउज किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। इसके अलावा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो एयर से होता है। रस्ट ऑफ व्हीट जो कि काउज किया जाता है फंगई के द्वारा, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है एयर और सीड। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल मनुष्य या फिर पौधों में ही रोग कारक नहीं बल्कि दूसरे जंतुओं में भी वो क्या करते हैं, डिजीज़ पैदा कर देते हैं। आपने रॉबर्ट कोच का नाम सुना होगा, जिन्होंने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के एक बैक्टीरिया की खोज की थी जो क्या करता है, एंथ्रेक्स रोग का कारण होता है, एंथ्रेक्स डिजीज़ का कारण बनता है। तो यहाँ पर जो एंथ्रेक्स डिजीज़ होता है वो मनुष्य एवं एनिमल दोनों में होने वाला एक बहुत ही भयानक रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आपने नाम सुना होगा गाय के जो फूट होते, खुर होते और उनका माउथ डिजीज़, ये इसी की वजह से होता है। और प्लांट्स में होने वाले कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो रोग है, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जैसे जिसमें क्या होता है, इसकी वजह से फसल की उपज में कमी आ जाती है। कुछ केमिकल्स का यूज़ करके इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल किया जाता है। जैसे यहाँ पर सिट्रस कैंकर यानी कि नींबू कैंकर जो बैक्टीरिया से होता है, व्हीट रस्ट जो कि कवक से होता है यानी फंगस से होता है। उसके बाद आपने लेडीज फिंगर यानी कि भिंडी की पीत का नाम सुना होगा, वो वायरस से होता है और कीटाणुओं के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग। बच्चों फूड को प्रिजर्व करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके पहले हम जानेंगे फूड पॉइजनिंग क्या होती है। बूझो जो है ना, उसको एक उसके फ्रेंड ने एक पार्टी में इनवाइट किया। उसने वहाँ पे बहुत सारे डिशेस थे, बहुत लजीज व्यंजन थे, उसने खूब छक्कर खाए। घर आने पर उसे उल्टियाँ होने लगी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि जो खाना उसने खाया था वो ये फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। अब पहेली को आश्चर्य होता है कि खाना विष कैसे बन गया, जो फूड है वो पॉइजन कैसे बन सकता है। बच्चों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके द्वारा कुछ खानों को जो होते हैं ना उन्हें दूषित कर दिया जाता है, उन्हें पॉइजन बना दिया जाता है, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। हमारे भोजन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कभी कभी बहुत पॉइजनस चीज़ भी वो पैदा करते हैं जो पूरे फूड को क्या करते हैं, पॉइजनस बना देते हैं, और जिसको अगर आप खाते हैं तो आप भयंकर रूप से बीमार हो सकते हैं या फिर कभी कभी उसके सेवन से तो मृत्यु तक हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि भोजन को आपके जो खाने हैं उसको पॉइजन बनने से बचाएं। अब बचाएं कैसे, हम लोग पढ़ने वाले हैं बचाने का तरीका, यानी कि किस तरह से आप उसको फूड को प्रिजर्व करें। फूड इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्पॉइल्ड फूड हैज़ बैड स्मेल and bad taste and cause food poisoning. Food can be preserved by protecting it from microorganisms. Food can be preserved by the different methods. क्या क्या है, फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। जैसे कि फूड जैसे कि पिकल खाते हैं आप, घर में अचार बनाते हैं, आप कुछ केमिकल्स उसमें यूज़ करते हैं जैसे कि सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, एडिबल ऑयल्स यानी खाने वाला तेल इस्तेमाल करते हैं। आप घर में जैम और स्क्वैश भी खाते हैं जिसको प्रिजर्व किया जाता है लंबे समय तक सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करके। इसके अलावा सोडियम मेटाबाइसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल्स होते हैं जो प्रिजर्व करते हैं फूड को, यानी कि जब फूड जो होता है ना उसको लंबे समय तक स्टोर करना होता है तो वो ख़राब नहीं हो, इसके लिए उसे ये सारे केमिकल्स को डाला जाता है उसके अंदर। तो नमक या फिर एडिबल ऑयल जो होता है वो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी जो डेवलपमेंट है, वृद्धि है, उसको रोकने में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटर कहा जाता है। तो हम अचार बनाकर या फिर सोडियम बेंजोएट या इन सब का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। अब देखो बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट, नमक के द्वारा कैसे होता है, तो जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका उपयोग जैसे कि आपने नॉन वेजिटेरियन फूड लाइक मांस या फिर मछली, फिश
इन सारी चीज़ों को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसको रोकने के लिए जो मीट होते हैं, फ़िश होते हैं, उसको ड्राई नमक से ढक दिया जाता है। और नमक का उपयोग जो होता है मैंगो, आंवला या फिर इमली के को प्रिजर्व करने के लिए भी किया जाता है। So food items like fish, meat, amla, raw mangoes, tamarind, etc. can be preserved by using common salt. It prevents the growth of microbes. अब बारी है तेल और सिरके के द्वारा, तो बाय यूजिंग विनेगर, शुगर और विनेगर। सो यहाँ पे देखो बच्चों, फूड आइटम्स लाइक जैम, जेली, स्क्वैशेस etc. can be preserved by using sugar solution. It prevents the growth of microbes by using oil and vinegar. सो तेल और सिरके का उपयोग करके जो पिकल्स होते, अचार होते या फिर इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, उसमें ग्रोथ जो बैक्टीरिया की होती है वो नहीं कर पाते और इस तरह से उनको प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा पाश्चराइजेशन यानी कि गर्म और ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए तो देखा होगा, उबालने से कई सारे माइक्रोब्स नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार खाने को, अगर आप देखते हो बचे हुए खाने को मम्मी आपकी फ्रिज में रख देती होगी जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, ग्रोथ नहीं कर पाते। अब बूझों के मन में एक सवाल आ रहा है कि थैलियों में जो दूध आता है वो क्यों नहीं यहाँ पर जो क्यों नहीं दूषित हो जाता, पॉइजन बन जाता है। मेरी माँ ने बताया ये दूध पॉस्चराइज्ड मिल्क है। अब पॉस्चराइजेशन क्या होता है, चलो पॉस्चराइजेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क to about 70 degrees C for 15 to 30 seconds and then suddenly chilling it to prevent the growth of microbes is called pasteurization. This process was discovered by Louis Pasteur. बच्चों, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, फिर एकाएक उसको ठंडा कर लिया जाता है और फिर उसका स्टोरेज कर लिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है। और इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए उनके नाम पर ही इस प्रोसेस का नाम पास्चराइजेशन पड़ गया। आगे बात करते हैं बाय स्टोरेज एंड पैकिंग की, यानी कि भंडारण और पैकिंग की। आजकल आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल को भी क्या किया जाता है, वैक्यूम सील करके पैकेट्स में बेचा जाता है, जिससे क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। सो मेनी फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, आपने 6th और 7th में पढ़ा है राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, जो कहाँ होते हैं, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं यानी कि दलहन पौधे होते हैं, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। आप याद कीजिए कि आपने पढ़ा था राइजोबियम जो होते हैं ना, लेग्यूम प्लांट्स के जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेम, मटर, इन सब के साथ वो रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वायुमंडल में स्थिर होती है। आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है, तो चलिए इसे समझने के लिए आपको समझना होगा नाइट्रोजन साइकिल को। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, हमारे टोटल एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन जो होता है ना, सभी लिविंग थिंग्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक घटक है, जो इसमें कि प्रोटीन या फिर क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर पौधे जो होते हैं, प्लांट होते हैं और एनिमल जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का उपयोग सीधे सीधे नहीं कर सकते। ऐसे में क्या होता है कि मिट्टी में जो उपस्थित जो बैक्टीरिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं कि ब्लू ग्रीन algae जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये क्या होता है, कंपाउंड को कन्वर्ट करने के बाद इसका उपयोग जो सॉइल होते हैं वहाँ पर रूट्स, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, इसके द्वारा वो अवशोषित कर लिए जाते हैं और उसका उपयोग प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड्स के सिंथेसिस में किया जाता है। प्लांट्स पर जो निर्भर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उन्हें प्रोटीन और जो नाइट्रोजनी कंपाउंड्स उन्हें मिलता है इसी कारण से। इसके अलावा इस साइकिल में अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि
आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं या फिर डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो मरने के बाद मिट्टी में क्या करते हैं, उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया वो मिट्टी में अंदर दब जाते हैं, और जिसके कारण से बैक्टीरिया और फंगाई जो होते हैं नाइट्रोजन अपशिष्ट जो होते हैं उनको नाइट्रोजनी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो प्लांट्स के द्वारा फिर से रीयूज़ कर लिया जाता है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजनी कंपाउंड जैसे को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो वायुमंडल में यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिस वजह से क्या होता है पूरे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। तो इस तरह से ये साइकिल आप देख रहे हैं जो नाइट्रोजन का साइकिल है। बच्चों अब यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल को एक शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जो मिट्टी में कुछ उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं और नाइट्रोजनी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं और नाइट्रोजनी कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, जिसका उपयोग एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, और इस तरह से नाइट्रोजन का पूरी मात्रा जो हमारे वायुमंडल में है घूमती रहती है, फिक्स रहती है, जिसकी जो नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। सो बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल को एक बार और देख लेते हैं। द नाइट्रोजन साइकिल इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स in the soil by nitrogen fixing bacteria and blue-green algae. Lightning is also converted into nitrogen compounds in the soil. The nitrogen compounds in the soil is used by plants for the synthesis of proteins and other compounds. Animal feeding on plants get the proteins and other compounds. When the plants and animals die, bacteria and fungi in the soil converts the nitrogenous waste into the nitrogen compounds in the soil, which are again used by plants. Some other bacteria convert some nitrogen compounds in the soil into nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. Hence the nitrogen in the atmosphere almost remain constant. I hope आपको नाइट्रोजन साइकिल समझ में आया होगा। बच्चों अब एक छोटा सा टॉपिक है यूज़ इन वाटर ट्रीटमेंट। सो द मेजॉरिटी ऑफ ऑल ऑक्सीडेटिव सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस रिले ऑन द लार्ज रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ऑक्सीडाइज्ड organic constituents which are not amendable and sedimentation or flotation. Anaerobic microorganisms are also used to reduce sludge solid producing methane gas. तो ये एक ट्रीटमेंट है, वाटर ट्रीटमेंट है जिसका आजकल यूज़ किया जा रहा है अमोंगेस्ट अदर गैसेस एंड स्टरलाइट मिनरलाइज्ड। सो यूज़ एंड एनर्जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन में, फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एथेनॉल। सो बच्चों ये था हमारा लेसन। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। और अब हम कर लेते हैं इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को। So first question is fill in the blanks. So microorganisms can be seen with the help of microscope. Blue-green algae fix nitrogen directly from air to enhance fertility of soil. Alcohol is produced with the help of yeast. Cholera is caused by bacteria. Question number 2. Take the correct answer. तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आंसर yeast is used to production of alcohol. The following is an antibiotic. Streptomycin is an antibiotic. Carrier of malaria causing protozoan is female Anopheles mosquito. The most common carrier of communicable disease is housefly. The bread or idli dough rises because of growth of yeast cells. The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. Now, question number 3, match the organisms in column 1 with their action in column 2. तो ईस्ट यहाँ पे आपको मैच करना है। तो बैक्टीरिया जो क्या करता है, काउजिंग कॉलेरा, राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड, ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड, अ प्रोटोजोवन काउजिंग मलेरिया, अ वायरस काउजिंग एड्स. Can microorganisms be seen with the naked eye? If not, how can they be seen? आंसर है microorganisms are too small to be seen through naked eyes. They can be seen with the help of a magnifying glass or microscope. For example, fungus that grows on bread is so small that it can be seen only with the help of a magnifying glass or
a microscope. What are the major groups of microorganisms? There are 5 major groups of microorganisms. They are bacteria. They are single cell disease causing microorganisms. They can be spiral or rod shaped. Fungi, they are mostly multicellular disease causing microorganisms. Bread molds are common example of fungi. Protozoa, they mainly includes organisms such as amoeba, plasmodium, etc. They can be unicellular or multicellular. Viruses. Viruses are disease causing microbes that reproduce only inside the host organisms. Algae, they include multicellular photosynthetic organisms such as Spirogyra, Chlamydomonas, etc. Question number 6. Name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen into the soil. Bacteria such as Rhizobium and certain blue-green algae present in the soil can fix atmospheric nitrogen and convert it into usable nitrogenous compound. These nitrogenous compounds can be easily utilized by plants for the synthesis of plant proteins and other compounds. Write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives. Answer is, microorganisms are too small to be seen through naked eyes. However, they are vital to plants and the environment. Importance of microorganisms: they are used in wine making, baking, pickling and other food making processes. Alcoholic fermentation by yeast is widely used in the preparation of wine and bread. A bacterium lactobacillus promotes the formation of curd. Microbes are used to reduce pollution. For example, decomposers such as bacteria and fungi break down dead bodies and excrete to form inorganic compounds which can be absorbed by plants. They are used to increase the soil fertility by fixing the atmospheric nitrogen with the help of bacterium, rhizobium and some other blue-green algae. Microbes also play an important role in the preparation of medicine. Medicines, antibiotics are chemicals produced by microorganisms to kill bacteria. Streptomycin, for example, is an antibiotic. Certain microbes are also used in the biological treatment of sewage and industrial effluents. Write a short paragraph on the harms caused by microorganisms. So, harmful effects of microorganisms. Microorganisms cause diseases in animals. For example, in human, bacteria cause diseases such as tuberculosis, cholera, typhoid, etc. In cattle, the foot and mouth disease is caused by a virus. Also, several microbes cause diseases in plants. For example, the productivity of wheat, orange, apple, etc. is reduced due to microbial disease in plants. Certain microbes, on entering into our body, produce toxic substance. This leads to food poisoning. Some microorganisms such as fungus spoil our food. For example, bread and left unused under moist conditions get spoiled by fungus, producing a white cotton-like growth on the bread. Now, question number 9. What are antibiotics? What precaution must be taken while taking antibiotics? So, antibiotics medicine produced by certain microorganisms to kill other disease causing microorganisms. So, these medicines are commonly obtained from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, penicillin, etc. are common antibiotics. Precautions to be taken while using antibiotics. Antibiotics should be taken under the supervision of a well-qualified doctor. Course means intake of antibiotics should be completed as per the prescription given by the doctor. Antibiotics should be taken in the right amount and at the right time. A wrong dose of antibiotic makes the drug ineffective. Also, excessive consumption of drugs may kill the useful bacteria present in our body. So बच्चों, ये था हमारा लेसन नंबर 2 क्लास 8 एनसीईआरटी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है then don't forget to ask in comment section and don't forget to like, share and subscribe
वी विल मीट सून इन नेक्स्ट लेसन इन अदर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।